सिंध में मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट करें, और ये उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। फिर उसमें हमारे पास से यहाँ के लोकल बिजनेसमैन इदरीस साहब और गवर्नमेंट ने उनको मुकम्मल तौर पर उनको सहूलत फराम की, और चंद दिनों से डेलीगेशन जो है वो कराची में मौजूद है। सबसे पहले जिस दिन आए थे तो उनकी वज़ीर आला साहब से तफसीली मुलाकात हुई, और वज़ीर आला साहब ने भी मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी की कि जिस भी फील्ड में चाइना की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट होती है, चाइनीज़ बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसको हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर हर किस्म की सहूलत जो है वो फराम करेगी। फिर डेलीगेशन की एक और मीटिंग हुई सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, और उसमें चाइनीज़ कौंसल जनरल साहब जो थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पे भी सदर पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी ना सिर्फ सिंध सूबे में लेकिन पाकिस्तान भर में जहाँ पर भी जो है वो कोई भी सरमायाकारी में वो दिलचस्पी दिखाएंगे, वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर उनकी मदद करेगी। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती एक मिसाली दोस्ती और बहुत पुरानी दोस्ती है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस चाइना पाकिस्तान दोस्ती की बुनियाद डाली। और जब 2008 के इलेक्शन के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो सीपेक मंसूबा है उसकी बुनियाद डाली, और उनके सबसे ज़्यादा जो है वो दौरे चाइना के होते थे। तब उस वक्त कुछ लोग मुखालफत भी करते थे कि जी वो चाइना इतना क्यों जा रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा कि जी मुझे पता है कि ये सीपेक एक सिर्फ कॉरिडोर नहीं है, ये दो मुल्कों को करीब लाने का रास्ता है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ताजिर हज़रात हैं या पाकिस्तान के आप बिज़नेस या पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको हमें आगे लेके जाना है। तो ये सारी उसी चीज़ों का तसलसल था। और उसके बाद अब रिसेंटली जैसे ये एक डेलीगेशन आया, और इस डेलीगेशन ने मुख्तलिफ शोबों में जो है वो ये कहा कि हम सरमायाकारी करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर साहब के कासिम नवीद कमर साहब, वो इनको धाबेजी इकनॉमिक जोन भी लेकर गए, और धाबेजी इकनॉमिक जोन में भी चाइनीज़ डेलीगेशन ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जितनी इंडस्ट्री हैं वो धाबेजी इकनॉमिक जोन में ही लगाएंगे। और धाबेजी इकनॉमिक जोन भी पाकिस्तान का वाहिद इकनॉमिक जोन है जो कि सीपेक से जुड़ा हुआ है, और ये भी हुकूमत सिंध ने इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में धाबेजी इकनॉमिक जोन की शुरुआत की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की ग्लोबल रैंकिंग जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो बहुत बहुत ऊपर है, और उसकी वजह सूबा सिंध है कि सूबा सिंध की वजह से जो है, क्योंकि सिंध ने इतना अच्छा मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ऊपर आई है। मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए थे CM हाउस में, तब उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि एहसन इकबाल साहब आप सिंध हुकूमत से मदद लें, किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम करें, ताकि हम भी सिंध हुकूमत को फॉलो करते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है वो उस मॉडल को हम फॉलो करें। हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हैं वो चल रहे हैं, कामयाबी से चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस वक्त भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो मॉडल हमारे पास सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर है। बड़े बड़ी जितनी स्कीमें वो भी CPPP मोड में जो है वो चल रही हैं। तो हमारे जो ये डेलीगेशन आए, इन्होंने जिन फील्ड में कहा कि जी हम उनको इंटरेस्टेड हैं, तो उनमें हमने कहा कि उनको सपोर्ट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट एक मेडिकल सिटी बनाना चाहते हैं। उस पर हुकूमत सिंध ने कहा कि हम आपकी मुकम्मल तौर पर हर किस्म की को आपको सहूलत फराम करेंगे, जो भी फैसिलिटी सिक्योरिटी हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनको फराम करेगी। और आज हम जहाँ बैठे हैं तो कोई 4 MOUs जो है एक साइन हुए और एक 5वां भी इसके बाद होगा। जो 4 MOU साइन हुए हैं, एक चाइनीज़ कंपनी जो है वो सोलर पे MOU साइन कर रही है, जो किया है अभी उन्होंने दीवान ग्रुप के साथ। दीवान साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने MOU साइन किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो MOU है वो भी उन्होंने दीवान ग्रुप के साथ साइन किया है। फिर फर्टिलाइज़र जो है आपका एक नहायत ही अहम शोबा है, जो कि पूरे पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर और फिर फर्टिलाइज़र का एक सेपरेटली इन्होंने MOU साइन किया है। फिर जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी शुरुआत हमने की थी
कि हमने पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस कराची में हमने लॉन्च की थी और हुकूमत सिंध ने ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान की पहली ईवी टैक्सीज जो हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वो ऐलान किया था कि हम वो कराची में शुरू करेंगे और उसका मॉडल ये होगा कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे। उसका सिस्टम ऐसा करेंगे कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे और नौजवानों को जो रोज़गार का मकसद ये है कि जो नौजवान जो कि जिनके पास और कोई मौके नहीं होंगे, तो हम कोई ऐसी स्कीम अभी बनाने जा रहे हैं जिसको डिज़ाइन किया जा रहा है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर और सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हम एक ऐसी स्कीम नहीं लाने वाले हैं जिसमें हज़ारों नौजवानों को अपना रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा और हम वो भी माहौलियाती फ्रेंडली जो है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक इकोसिस्टम के साथ जो है हम यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज जो है वो मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ कि उन लोगों को रोज़गार मिलेगा लेकिन जो हमारे पैसेंजर हजरात, जो हमारे लोग जो रिक्शाओं में या किसी और गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उनको भी जो है वो एक सस्ती अच्छी सहूलत जो है वो मुहैया की जाएगी। सस्ती और अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी में किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाते हैं तो आपको महंगी पड़ती है। वही गाड़ी अगर ईवी की होगी तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आपको वो सफ़र सस्ता मिलेगा। और इसकी हम ऐप भी अनाउंस कर रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे आप सिर्फ अपने ऐप में आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए, आपको छोटी गाड़ी चाहिए अगर आप 2 पैसेंजर हैं, या अगर आपने एयरपोर्ट साइड जाना है या शहर से बाहर कहीं जाना है तो आपको बड़ी गाड़ी चाहिए जिस डिक्की में आपको सामान वगैरह रखना है, तो वो सारी चॉइसेस होंगी आपके पास। तो वो सारी उस पर बहुत रैपिडली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध वो काम कर रही है। तो उस पर ट्रांसपोर्ट का भी एक इन्होंने अभी MOU दीवान ग्रुप के साथ हमारे इन चाइनीज़ दोस्तों ने वो साइन किया है और अब मेडिकल सिटी का MOU अभी थोड़ी देर में फिर एक दफ़ा और साइन होगा। इस पूरे इनके ट्रिप में, इनके टूर में जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उनका एक नहायत ही अहम किरदार है जिसको हेड कासिम नवीद साहब कर रहे हैं और ही इज़ यंग एनर्जेटिक। और इन्होंने आते ही जैसे इनको पोर्टफोलियो मिला है तो उन्होंने सारी कोशिशें की और फिर इदरीस साहब जो हैं उन्होंने ही इज़ ए रिनोन्ड बिजनेसमैन, उन्होंने भी बहुत अच्छा जो इनके साथ काम किया है। अब मेडिकल सिटी का जो इनका MOU साइन हो रहा है वो ग्लोबल वेंचर कंपनी जो है इदरीस साहब की, उनके साथ ये कर रहे हैं। तो हमने इनको यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ भी मीटिंग्स करवाई हैं, हमने इनकी यहाँ पे प्राइवेट बिजनेसमैनों से भी मीटिंग करवाई है। कल भी जो है एक बिजनेस का सेमिनार था, तो हम चाहते हैं कि और उसके बाद ये ये अपना फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स FPCCI वहाँ पर भी गए, वहाँ पे इनकी मुख्तलिफ कारोबारी हजरात से मीटिंग्स हुई। तो मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी ताजरों को चाइनीज़ ताजरों के साथ करीब लेके आएँ, उनसे मुलाकात करवाएं ताकि ये अपने कारोबार का मॉडल एक्सचेंज करें और उसमें फिर जिसमें इनको भी फ़ायदा हो और हमारे ताजरों को भी फ़ायदा हो। और अगर हमारे ताजरों को फ़ायदा होगा तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी हमें जितने भी लोगों की कोशिश ये होती है कि जी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हम कोई डैमेज करें, तो उसके लिए बेहतर ये है कि हमें अपने मुल्क को इतना मजबूत करना है और मजबूत करने के लिए हमें अपने हर फील्ड को मजबूत करना होगा, हमें अपनी एग्री मजबूत करना होगा, हमें अपने लाइव स्टॉक को मजबूत करना होगा, हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करना होगा, हमें अपने ताजरों को मजबूत करना होगा कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यही उसकी निशानी है कि जितने भी आप देखें कि प्रोपेगेंडाज हों या जितने भी कोशिशें की जाती है उसके बावजूद भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, वो आपके साथ काम करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये जो 4-5 दिन का जो दौरा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत कामयाब दौरा रहा है, ये हुआ है। तो अब मज़ीद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी जो है, गवर्नमेंट के महकमे भी वो भी इन चाइनीज़ ताजरों के साथ मिलकर काम करेंगे और जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो भी इनके साथ काम कर रहे हैं, काम शुरू हो गया और मज़ीद भी करेंगे। तो ये अब ना रुकने वाला सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हुआ है, ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा क्योंकि चाइना हमारा एक ब्रदर कंट्री है, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमेशा से हम लोग और चाइना ने मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन अभी ये अपनी वॉलंटियरली अपनी खुशी के साथ जो है पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार का माहौल जो है वो बेहतर है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है कारोबारी अफराद के लिए अच्छी सहूलियात हैं और इस साजगार माहौल में कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको
ये कोशिश करनी होगी कि हम इसको कितना अच्छा बेहतर करके चलाएं और हम अपने मुल्क में जितनी जॉब्स, जितनी ये फैक्ट्रीज खुलेंगी, जितनी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उससे जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी। जो सिर्फ मेडिकल सिटी बना रहे हैं उसमें ये इन्होंने खुद कहा कि जी हम आपको सिर्फ 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। मेडिकल सिटी से तो आपके सूबे के 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। इसका मतलब है कि 50,000 खानदानों का भला होगा। जो 50,000 खानदानों का भला होगा तो यही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। हुकूमत, सिर्फ हम हुकूमती जॉब्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें प्राइवेटली इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी और वो मुख्तलिफ कारोबार के जरिए क्रिएट करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के जरिए पैदा करनी पड़ेगी। अगर ये सिर्फ एक मेडिकल सिटी से 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, तो जब हमारी ईवी टैक्सीज होंगी तो वो भी कि हज़ारों नौजवानों को जो है वो नौकरियां मिलेंगी। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन भी यही है कि आप नौजवानों को एम्पावर करें, खवातीन को एम्पावर करें, नौजवानों को रोजगार दें, खवातीनों को रोजगार दें। जो हमारी टैक्सी सर्विस है उसमें भी हम पिंक टैक्सी सर्विस यूज कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जो नॉर्मल टैक्सी के साथ, वो भी पाकिस्तान की पहली खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस होगी, जिसमें ड्राइवर भी खवातीन होंगी और जिसमें वो पैसेंजर भी खवातीन उठाएंगी या फैमिली या बच्चे साथ उठाएंगी। तो यही है मॉडल हमें कि इस तरह हमें तरक्की करें। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि पिंक टैक्सी सर्विस आपको दुनिया के शायद कोई इक्का दुक्का किसी मुल्क में मिल जाए या ना मिले। तो मतलब हम लोग आगे हैं। ये नहीं कि हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारी सोच मुस्बत होनी चाहिए। अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट हमें वो मजबूत होनी चाहिए, अपने मुल्क के लोगों के साथ कमिटमेंट मजबूत होनी चाहिए और जो भी हम इरादा करें सिर्फ उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ वादे पूरे नहीं होते, लेकिन हमें जो है वो मॉडल ये होना चाहिए कि हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए क्या फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा सर, इसमें कुछ ये बताएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट किन किन अजला में होगी और इनका फ़ायदा कहाँ के नौजवानों को पहुँचेगा और मेडिकल सिटी कहाँ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कराची में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं, क्या सिंध के किसी और इलाके को भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए जी, जो मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं धाबेजी में, ठीक है। धाबेजी डिस्ट्रिक्ट ठट्टा है, लेकिन बिल्कुल कराची के साथ ही है। और वहाँ पे मेडिकल सिटी बनेगी तो उसके जो समरात होंगे वो सिर्फ कराची के लिए या नहीं होंगे, वो पूरे सूबे के लिए होंगे। ना सिर्फ पूरे सूबे के लिए होंगे, पूरे पाकिस्तान के लिए होंगे। और ये कंपनीज ये इरादा रखती हैं कि हम यहाँ पे जो चीज़ें बनाएंगे उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो पाकिस्तान से जो चीज़ें बनाई जाएंगी मेडिकल की फील्ड में वो एक्सपोर्ट भी होंगी, उससे ज़राए मुबादला भी जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो प्रायोरिटी हमारी कोई एक शहर, कोई एक इलाका नहीं है, प्रायोरिटी हमारा पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक एक इंच है। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं तो पूरे पाकिस्तान को वो फवायद उसके हासिल होंगे। अच्छा सर, ये बताइए सोलर के हवाले से जो मुआहदा हुआ है उसमें क्या यहाँ पे जो सोलर पैनल्स वगैरह वो बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो सस्ते भी मिलेंगे आवाम को, क्या होगा? देखिए जी, सोलर एनर्जी पे मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी जो पैदा होगी उसमें भी ये काम करेंगे। सोलर एनर्जी के लिए जो चीज़ें बनती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से होगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि आपके हर चीज़ से, सोलर और एनर्जी से रिलेटेड हर इशू को ये उसको रिजॉल्व करेगा। एक रोजगार हम नौजवानों को देंगे, तो ये हमारे उनकी शिकायत भी है वफाक से कि वहाँ पे हमें नौकरियाँ नहीं मिलती। तो यहाँ जो भी कंपनियाँ आ रही हैं, जो भी मुआहदे हो रहे हैं, तो ये लाजमन होगा सुबह सिंध की या पूरे पाकिस्तान का होगा? देखिए जी, डिपेंड करता है कि किस तरह की नौकरियाँ। कोई जो टेक्निकल होंगी ज़रा डेफिनेटली टेक्निकल में हर आदमी अप्लाई कर सकता है। जो लोकल ऐसी होगी कि जो जिसका लोकल स्किल्स की ज़रूरत है वो लोकल करेगा, तो उसमें कोई वो डिस्क्रिप्शन नहीं है। सर ये बताएं कि इनको शुरू में टैक्स में कोई छूट भी होगी क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं, सहूलत? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा ये सवाल। बताएं कि इसमें कोई हॉस्पिटल भी होगी या मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सामान होगा? देखिए जी, इनके मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत चल रही है। हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स पे भी ये लोग गौर कर रहे हैं और ये इंटरेस्टेड हैं। और आज भी इनकी मीटिंग, अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आज भी इनकी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है जो कि मेडिकल हॉस्पिटल के जरिए है। जहां आपने कि इनको टैक्स में क्या छूट होगी, देखिए जी, धाबेजी इकनॉमिक जोन है क्या? धाबेजी इकनॉमिक जोन की अफादियत क्या है? अफादियत यह है कि अगर आप धाबेजी इकनॉमिक जोन में या किसी भी इकनॉमिक जोन में आप कोई भी अगर बिजनेस करते हैं जो डिक्लेयर्ड इकनॉमिक जोन है, और धाबेजी का एक्सेस इसलिए अच्छा है कि वो धाबेजी जो है वो आपको पता है कि समंदर के साथ है, पोर्ट के साथ है, और बिल्कुल उसके साथ जो है पोर्ट कासिम है।
तो अब जो धाबेजी इकोनॉमिक जोन है उसमें अगर ये लोग कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो 10 साल तक इनको टैक्स हॉलीडे है, और जो भी ये मशीनरी इंपोर्ट करेंगे उस पर ड्यूटी नहीं है। ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी या दुनिया से कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या अगर वो चाहता है कि जी मैं यहाँ पे कोई कारोबार शुरू करूँ, इंडस्ट्रीज कोई लगाऊं, तो उसमें यह है कि जो भी उन इकोनॉमिक जोन में काम करेगा उसको 10 साल का टैक्स हॉलीडे होता है, और उसकी इंपोर्ट जो मशीनरी है उस पर ड्यूटी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि वहाँ पे कारोबारी आसपास को मिलता है। अच्छा, माइंस एंड मिनरल सेक्टर में भी सिंध हुकूमत के पास एक सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं, हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से स्टेप हमारा वो मार्बल सिटी का जो प्रोजेक्ट है, वो एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जिसको अभी रिवाइव किया है, उसकी कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। उसका मेन मैं आपको क्रक्स बता दूं कि हमारे पास जो मार्बल ग्रेनाइट बहुत सारी जगहों से एक्सट्रैक्ट हो रहा था, वो दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ से प्रोसेस करके हमारे ही मार्केट में बिक रहा था। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि मार्बल सिटी में एक तो हम ज़मीन प्लॉट उन लोगों को दें जो यहाँ पे ऑलरेडी मार्बल प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको वैल्यू एडिशन, उनको प्रोसेसिंग करने के लिए वो एक कंबाइंड मशीनरी का पूल हुकूमत की तरफ से हो, ताकि जो टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती मादनियात से नवाजा है। पूरी दुनिया भर में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको उन इलाकों की हुकूमतें जो हैं वो एक अच्छा रिसोर्स करके यूज़ करती हैं। हमारे पास FTC बिल्डिंग आपने देखी है, इस पे जो भी लगा हुआ है वो सारा थरपारकर का ग्रेनाइट है। इस तरीके से चाइना क्ले जो हमारे पास होता है, जो जैसे बर्तन बनते हैं, ये हमारे पास इस तरह नमक, हमारे पास इस तरह बेशतर ग्रेनाइट, मार्बल्स, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नवाजा। और सबसे बड़ी मादनियात जो है वो है कोयले की। जो कोयला आपके पास बिलियंस ऑफ टन मौजूद है हमारे पास थरपारकर में, जिससे अब बिजली के तमाम माहिरीन कह रहे हैं कि सस्ते में सस्ती बिजली अगर पैदा हो सकती है तो उस कोयले से हो सकती है। और उसी कोयले को अगर आप एक्सपोर्ट भी करना चाहें तो 200 साल तक आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें मादनियात दी हुई हैं, हमें उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में गैस एनर्जी पर बहुत से काम किए गए, जिस तरह CNG रिक्शा तक भी लाए गए, मगर बदकिस्मती से जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।